अब जहाँ भी हैं वहीं तक लिखो रुदाद सफ़र, हम तो निकले थे कहीं और ही जाने के लिए। कई बार हम अपने बच्चों को नहीं बता पाते हैं कि मम्मी पापा के बीच जो जो रिलेशन में जो भी खटासें हैं, वो खटास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर बच्चे के मन में एक डर जरूर रहता है कि मेरे माता पिता शायद अलग हो जाएंगे। अगर लेखन आपकी प्राथमिकता में नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे। बड़ी एक अजीब बात देखने को आई है कि फलाने संप्रदाय के लोग खराब होते हैं, लेकिन मेरा दोस्त उस संप्रदाय का अच्छा है। तो जब हम सबके दोस्त उस संप्रदाय के अच्छे हैं तो बुरा कौन है? तो उन्होंने बोला था कि स्त्री घर चलाती है। पंकज जी लिखना ही नहीं चाह रहे थे उपन्यास। अच्छा, जब मेरे को लगा तो मेरे बेटी के मैं उस टाइम पहुंच गया जब मैं उसको विदा करूंगा। मैंने मेरी वाइफ को ही बोला कि अपन फातिमा को कैसे भेजेंगे। नमस्ते, मैं पारुल। दोस्तों, बुक फेयर से मैं सीधी बात कर रही हूँ आज आपसे, और हमारे साथ हैं ये वो शहर तो नहीं, अकाल में उत्सव, जिन्हें जुर्मेश पे नाज था जैसे उपन्यास लिखने वाले कथाकार कहानीकार पंकज सुबीर जी। आपका स्वागत है। आज हम इनसे बात करने वाले हैं इनके नए आए उपन्यास रुदादे सफ़र। रुदादे सफ़र जो एक पिता और पुत्री के संबंधों को जहाँ पे लेके आता है। तो सीधे पंकज जी से बात करते हैं। पंकज जी, आपके पुराने जो भी उपन्यास रहे हैं उनके बाद इसका कथानक, कथा वस्तु जो है वो बिल्कुल अलग है, ऐसा क्यों? असल में क्या हुआ कि मेरे पिछले तीनों उपन्यास एक ट्रायोलॉजी जैसे होते हैं। ये वो शहर तो नहीं, अकाल में उत्सव और जिन्हें जुर्म इश्क पर नाज था। उसको लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे अब कुछ विषय का परिवर्तन करना चाहिए, कुछ नए विषयों में प्रवेश करना चाहिए, और मैं अपने जिस कंफर्ट जोन में बैठा हुआ हूँ उससे बाहर निकलना चाहिए, उस कंफर्ट जोन से बाहर का लेखन करना चाहिए। क्योंकि एक क्रायोजेनिक इंजन होता है जो कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लेकर जाता है। उसकी विशेषता ये होती है कि वो क्रायोजेनिक इंजन 3 भागों में होता है। पहला भाग उसे एक हाइट देता है, उसके बाद वो जलकर गिर जाता है। फिर दूसरा इंजन शुरू होता है, वहाँ से आगे की हाइट दूसरा इंजन देता है, वो भी जलकर गिर जाता है। फिर तीसरा इंजन उसको फाइनली, जब तीसरा इंजन शुरू होता है तो वो उसे कक्षा में स्थापित करता है। तो लेखक का भी ऐसा ही है कि उसको अपने अंदर इस तरह के इंजन्स होने चाहिए कि एक लेवल तक वो उसको पहुंचा दें, उसके बाद उसको दूसरा इंजन स्टार्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है विषयांतर करना, अपने अंदर दूसरे इंजन को स्टार्ट करना है कि पहले इंजन ने आपको एक यथोचित ऊंचाई दे दी, अब उसके ऊपर आपको दूसरे इंजन से जाना है। तो ये विषयांतर है, ये नए विषय में घुसने का प्रयास है, ये कंफर्ट जोन को तोड़ने का प्रयास है कि मैं व्यंग की भाषा में और उस तरह की भाषा में उस तरह के उपन्यास रचता रहा तो ऐसा लगता रहा कि मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर शायद नहीं निकल पाऊंगा। तो मैं एक बार इमोशनल बैकग्राउंड पर एक दूसरा उपन्यास लेकर आया हूँ। ये मेरा चौथा उपन्यास है, लेकिन ये इस विषय पे शायद पहला है। जी पंकज जी, इस उपन्यास को पढ़ते हुए जो है भावुक तो होना ही था, क्योंकि विषय ही आपने ऐसा चुना है। लेकिन हमारे घरों में, खासकर भारत में, हम देखते हैं कि पिता बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कई बार अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और आपने एक सवाल उठाया है उपन्यास में कि पापा जब मैं चली जाऊंगी तो आप अकेले पड़ जाएंगे। बेटी के संदर्भ में भी और पिता के संदर्भ में भी मैं जानना चाहती हूँ इस सवाल का जवाब आपसे। एक बेटी का पिता ये बात अच्छे से जानता है कि जब बेटी चली जाएगी तो वो सचमुच बहुत अकेला हो जाएगा। आजकल तो अब वो समय आ गया है जब बेटी भी जाती है, बेटे भी जाते हैं, घर में तो आखिर में कोई नहीं बचता, एम्प्टी नेस्टर्स हो जाते हैं सब। तो लेकिन मुझे लगता है कि बेटियां बहुत सूनापन छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि बेटियां मैंने इस उपन्यास में भी लिखा है कि बेटियां घर की होती हैं, बेटे शहर के होते हैं। तो बेटों के जाने से शहर सूने होते हैं, बेटियों के जाने से घर सूने होते हैं। तो ये उस सूनेपन की कहानी है। तो जो इसमें जो वो इस कहानी की नायिका पूछती है अपने पिता से कि मैं जब चली जाऊंगी तो आप बहुत अकेले हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये दुनिया के हर बेटी के अंदर ये प्रश्न है जो अपने पिता से पूछना चाहती है। कुछ पूछ लेती हैं, कुछ नहीं पूछ पाती। लेकिन
ये प्रश्न हर बेटी के मन में होता है कि जब वो चली जाएगी तो क्या उसके पिता अकेले हो जाएंगे। तो मैं आज उन सब की तरफ से उत्तर यही देना चाहता हूँ कि हाँ, एक बेटी के जाने के बाद पिता उस घर में बहुत अकेला हो जाता है। उसके लिए वो घर वैसा नहीं रहता जैसा पहले रहता है, और वो बेटी की उपस्थिति घर में जो बसी हुई थी उसकी कमी को सबसे ज़्यादा पिता महसूस करता है। ये बात अलग है कि उस कमी के बारे में ज़्यादा बातें माँ की तरफ से कही जाती हैं, लेकिन उस कमी को शायद ज़्यादा महसूस पिता करता है। बेटी के जाने की जैसे आपने बात कही, तो पत्नी भी तो वहाँ पर है। आप थोड़ा सा मेरी मुखातिब होकर भी बोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि पत्नी भी वहाँ पर है। और जैसा कि इस में आपने दिखाया है, संबंध जो पत्नी के हैं, पत्नी के साथ कुछ चीज़ों पे मतभेद हैं, हालांकि वो दोनों आपस में प्रेम करते हैं दंपति एक दूसरे से, लेकिन पिता बेटी को कहते हैं कि आप उनको उस तरह मत आने दो, आप अपनी माँ के लिए वैसे ही रहो, वो आपकी माँ है। तो इसे आप किस तरह देखते हैं? असल में ये बात है कि जिस तरह का जो दाम्पत्य का या गृहस्थ जीवन की जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है, चूँकि दो लोग बरसों बरस साथ रहते हैं तो मतभेद होंगे, निश्चित रूप से होंगे। कोई भी दो लोग इतने ज़्यादा एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते कि पूरे जीवन उनमें मतभेद ही ना हो। अगर मतभेद नहीं है तो फिर रिश्ता भी नहीं होगा। मुझे लगता है फिर वो अभिनय कर रहे हैं रिश्ता होने का। मतभेद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग पर्सनालिटी हैं, पति और पत्नी। तो इस उपन्यास में मैंने उस बेटी को ये बताने की कोशिश की है पिता की तरफ से कि ये जो मतभेद हैं, ये जो विरोधाभास हैं, ये जो विचारों का जिसे कहते हैं कि असहमतियां हैं विचारों की, ये बहुत सामान्य है। बच्चे कई बार क्या सोचते हैं कि हमारे माता पिता के बीच में जो असहमतियां हैं वो लड़ाइयां हैं, और बच्चों के मन में ये खौफ बैठ जाता है कि हमारे माता पिता शायद कभी अलग हो जाएंगे, और ये खौफ कई बार बहुत मनोवैज्ञानिक बीमारियां पैदा करता है बच्चों में। तो मुझे लगता है कि हर पिता को अपनी बेटी को ये समझाना चाहिए कि तुम्हारी माँ और मुझ में जो भी एक दूसरे के प्रति जो विचारों के मतभेद हैं वो केवल इसलिए हैं क्योंकि हम दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, हम दोनों की अब अलग अलग विचारधारा हैं, और हम अपने रिश्ते में कोई अभिनय नहीं कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ खुश होने का, एक दूसरे के साथ प्रसन्न होने का अभिनय नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तमाम असहमतियों के बावजूद, तमाम उन विरोधाभासों के बावजूद हम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे तार हैं जो हमें कनेक्ट किए हुए हैं, और वो जिसे कहते हैं ना कि हमारे बीच मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। तो मुझे लगता है कि कई बार हम अपने बच्चों को नहीं बता पाते हैं कि मम्मी पापा के बीच जो रिलेशन में जो भी खटासें हैं, वो खटास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दो लोग जब भी साथ रहेंगे, बहुत लंबे समय तक अगर साथ रहेंगे, तो उनके बीच में मतभेद होंगे और होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तब वो कुछ समस्या का संकेत है कि ये दोनों इतने खुश क्यों हैं, सब गुडी गुडी क्यों हो रहा है। तो वो बच्चों को हम नहीं बता पाते हैं, तो इसलिए बच्चे डरे रहते हैं। उनको ऐसा लगता है, हर बच्चे के मन में एक डर जरूर रहता है कि मेरे माता पिता शायद अलग हो जाएंगे, और वो कई बार पक्ष भी ले लेते हैं। पक्ष वो असल में बच्चे तब पार्टी बनने लग जाते हैं किसी एक तरफ, बच्चे जब उनको ऐसा लगता है कि कोई एक पक्ष कमजोर है। हाँ। तब जब उनको ऐसा लगता है, उस पक्ष की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो दूसरे भी हाँ, जैसे इसमें जैसे पिता जो है, पिता उस बेटी को कहता है, क्योंकि बेटी को लग रहा है कि मेरे पिता वाला पक्ष ज़्यादा ठीक है पर कमज़ोर है, तो पिता की तरफ खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन पिता उससे कहता है कि नहीं, तुम मेरी तरफ नहीं खड़े हो, तुम सेंटर में खड़े रहो, तुम्हारा झुकाव किसी तरफ नहीं दिखना चाहिए। जो बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग, जो गांधी ने कहा कि बीच के रास्ते पर चलो, तो वो बीच का रास्ता ही एक्चुअल में सबसे सही रास्ता होता है, और बच्चों को हमेशा बीच के रास्ते पर डालना चाहिए। गांधी से मुझे यहाँ पे याद आया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पिछले उपन्यासों में, कई कहानियों में आपने देखा है कि आप इतिहास के पात्रों को लेके आते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिलते हैं। जैसे जुर्म इश्क में नाज़ था पे आपने भगत सिंह से वार्तालाप किया, और कसाब-ए-अरवदा में जो बुक है आपकी, उसमें कहानी में आपने
कसाब और गांधी दोनों का, जो मतलब कमाली था। तो इसमें आपने ऐसा कोई प्रयोग क्यों नहीं किया? असल में इसमें ऐसी गुंजाइश नहीं थी। इसमें गुंजाइश इसलिए नहीं थी क्योंकि ये संवेदना और भावनाओं के धरातल पर लिखी गई किताब है, जिसमें मुझे कुल मिलाकर मेरे दिमाग में बस पिता और पुत्री के बीच के संबंधों को ही रेखांकित करना था कि वो किस तरह से वो संबंध होते हैं। और चूँकि मैंने ये बात इस उपन्यास के आने के बाद कई बार कही है कि असल में तो मेरे अंदर एक बात को लेकर हमेशा कष्ट रहा कि माँ और बेटी पर बहुत किताबें लिखी गई, पिता और बेटी पर नहीं लिखा गया कुछ। तो शायद दो बेटियों का पिता होने के कारण मेरे अंदर वो पीड़ा थी और उसी के कारण शायद ये उपन्यास लिखा गया। एक और जगह जहाँ जीवन से जुड़ी एक बात इसमें आती है, जहाँ वो पिता जो है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दोस्तों को बता दूं कि ये दोनों पिता पुत्री जो हैं डॉक्टर हैं। तो ये अपने पेशे की बातें भी, जो वहाँ पे विविधताएं हैं और जो मजबूरियाँ हैं डॉक्टर की और उस पेशे की, उस पर भी बात करते हैं। जो वहाँ पे गलत घटित हो रहा है उस पर भी बात करते हैं, उससे भी परेशान है क्योंकि ये एक बहुत ही नेक पेशा माना जाता है। तो वहाँ पे आपका जो डॉक्टर हैं वो अपनी बेटी को कहते हैं कि ज़िंदगी को बहुत कस के मत पकड़ो, मछली की तरह है। तो उस पर मैं जानना चाहूँगी कि जीवन की उस तरीके से कैसे आप देखते हैं? असल में मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि हम लोग चीज़ों को बहुत ज़ोर से पकड़ते हैं, ज़िंदगी को लेकर और रिश्तों को भी बहुत ज़ोर से पकड़ते हैं। वो जो चीज़ें हमारी हैं उनको हम बहुत कसकर पकड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि कसकर पकड़ने में दम घुटता है। हम अपने रिश्तों को भी इतना भींच कर पकड़ते हैं कि वो उसमें हमारे रिश्तों का दम घुटने लग जाता है। ज़िंदगी को भी इतना ज़ोर से पकड़ कर रखते हैं कि ज़िंदगी छटपटाने लग जाती है। और उस सब के बीच में जब आप ज़िंदगी को बहुत टाइट पकड़ कर बैठे हुए हैं, तब आप ज़िंदगी जीना धीरे धीरे भूल रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा फोकस केवल और केवल ज़िंदगी को पकड़े रखने में है, ज़िंदगी को जीने में नहीं है। जीवन के बारे में जो आप कह रहे हैं पंकज जी, इसमें ये तो परिस्थिति की बात है, लेकिन कई बार कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी हो जाती हैं, कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसे आ जाते हैं, कभी कोई कुछ कह देता है या कुछ हमें बुरा लग जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम कई बार रिएक्ट कर जाते हैं। असल में हमको ये समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का एक पक्ष होता है। अगर हमारा कोई पक्ष है तो उसका भी एक पक्ष है, और अगर हम ये समझते हैं कि हमारा पक्ष सही है तो वो भी ये समझ रहा है कि उसका पक्ष सही है। और कई बार हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि उस व्यक्ति के पक्ष को भी देखने की कोशिश करें। हम अपने पक्ष पर स्टैंड करते हैं। दुनिया में सब कुछ, जो जितना भी युद्ध हुए हैं, जितने भी सब कुछ हुआ है, वो केवल इसी पर तो हुआ है कि आप ये मानकर चलते हो कि आप सही हो, जबकि कुछ भी अंतिम सत्य नहीं है। यहाँ सत्य कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है, लेकिन सूर्य तो कहीं से नहीं निकलता, वो तो स्थिर है। पृथ्वी घूमती है तो सामने आ जाता है, तो सत्य तो वो भी नहीं है। तो सब चीज़ें सापेक्ष होती हैं, यहाँ निरपेक्ष कुछ नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि ये सत्य है तो नहीं, ऐसा मत कहिए, ये सापेक्ष सत्य है। कि अगर मैं उत्तर में खड़ा हूँ और आप दक्षिण में खड़े हैं, तो आप दक्षिण से बोलेंगे कि आप उत्तर में खड़े हैं, और मैं उत्तर से बोलूँगा कि आप दक्षिण में खड़े हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप उत्तर में हैं, आप कह रहे हैं मैं दक्षिण में हूँ। तो ये हमारी सापेक्ष, ये हमारी स्थितिजन्य सत्य है। अंतिम सत्य कुछ भी नहीं है। जो सत्य हमें पूर्ण सत्य कुछ भी नहीं है। पूर्ण सत्य जो कहा जाता है कि शायद कोई जिसने सृष्टि बनाई या जो ईश्वर है वो पूर्ण सत्य है, उसके अलावा उसने कुछ सत्य नहीं बनाया। तो मुझे लगता है कि अगर हम किसी की बात पर रिएक्ट कर रहे हैं, किसी की बात पर एकदम से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम गलत होते हैं। हमें इंतज़ार करना चाहिए, और अगर हम इंतज़ार करेंगे तो शायद एक दिन वो खुद भी, उसको शायद रियलाइज़ हो जाए कि वो गलत था, शायद हमें रियलाइज़ हो जाए कि हम गलत थे। वापस आपके उपन्यास की तरफ आते हैं। इसकी नायिका अकेली है, ज़िंदगी के आधे पड़ाव तक लगभग आके भी अकेली है। तो ये अकेलापन उसने क्या इसलिए चुना है, या वो अपना जीवन साथी इसलिए नहीं चुन पाई कि वो श्रेष्ठ पुरुष या एक नायक अपने पिता को जो देखती थी वो उसी तुलना में रह गई?
देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया की हर बेटी अपने पति के अंदर अपने पिता को चाहती है। वो चाहती है कि उसका जो पति है वो उसके पिता समान हो, उसमें गुण वही वाले हों, वो पिता की तरह व्यवहार करता हो, उसका स्वभाव पिता जैसा हो, उसकी आदतें पिता जैसी हों। क्योंकि हर बेटी अपने पिता को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष समझती है और इसीलिए वो पति को हमेशा, ठीक है हम बहुत संबंध होते हैं, लेकिन पति को वो हमेशा दूसरे नंबर पर रखती है, पिता उसके लिए प्रथम होता है। तो मेरी इस उपन्यास की जो नायिका है उसका एक बार प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। जो मैंने कहा कि दुनिया की हर बेटी इस बात से डरी होती है कि उसके माँ और पिता अलग हो जाएंगे किसी दिन, तो वो डर उसके अंदर था। जब उसकी प्रेम की उम्र में वो प्रेम करती है किसी एक लड़के के साथ, तो उसको ऐसा लगता है कि इससे मेरी आदतें नहीं मिल रही हैं, तो शायद हमारा ज़िंदगी ठीक नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो एक असफल प्रेम ऐसा हो गया उसके जीवन में कि वो उसके बाद फिर प्रेम करने का साहस या फिर उसके बाद ज़िंदगी में किसी साथी से जुड़ने का साहस नहीं कर पाई। जबकि जो उसके पिता हैं वो प्रेम के उसमें काफ़ी स्वतंत्र विचारों के हैं और वो इस तरह के संबंध को, शादी पूर्व प्रेम को, और वो कहते हैं कि इस उम्र में आप प्यार नहीं करेंगे तो कब करेंगे। लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं अपनी बेटी को इस जगह तक पहुंचा पाए? कहीं ना कहीं वो कारण रहा, वो क्यों नहीं उसे ये बात समझा पाए जब इतनी बातें वो करते थे, उससे समझाते थे। मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदार वो रहे? नहीं, जिम्मेदार तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी बेटी के अंदर के भय को ख़त्म नहीं कर पाए। कि वो जो डर बेटी के अंदर था कि दाम्पत्य जीवन में जो छोटे मोटे मतभेद होते हैं, जो छोटे मोटे विचारों के संघर्ष होते हैं, उसके कारण किसी दिन अलगाव हो जाता है, तो वो शायद उस भय को ख़त्म नहीं कर पाए। वो वहाँ कहीं एक चूक होती। हालांकि उन्होंने बाद में कोशिश करते हैं कि बेटी को गृहस्थ जीवन की तरफ वापस लौटा कर लाएं, लेकिन उससे पहले उनकी ज़िंदगी में कुछ घटनाक्रम ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण वो भी टूट जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई टूटा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे को सहारा नहीं दे सकता, तो शायद ऐसा कुछ हो। पंकज जी, आप अपने उपन्यासों के लिए कितना शोध करते हैं? क्योंकि जो भी विषय आप चुनते हैं उसकी इतनी गहरे, मतलब जो मेडिकल कॉलेज का आपने पूरा माहौल क्रिएट किया है और हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से और इतनी सहजता से अपने पाठकों के लिए लेके आए हैं कि वो आराम से उसको रिलेट कर पाते हैं, तो कितना शोध आप इस पर करते हैं अपने विषय पर? मेरा ऐसा मानना रहता है कि बिना शोध के उपन्यास नहीं लिखना चाहिए। तो क्योंकि क्या होता है कि हम सूचनाएं देते हैं, हम इंफॉर्मेशंस देते हैं अपने उपन्यास में, हम जानकारियां देते हैं हम चीज़ों की। तो मुझे लगता है कि जब आप सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जब आप अपने पाठक को कोई इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कहीं गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जवाबदारी है कि आप उस विषय की इंफॉर्मेशन अपने पाठक को दे रहे हैं। और किताब प्रकाशित होने के बाद वो समय की हो जाती है, वो ना आपकी बचती है ना पाठक की बचती है, वो समय की हो जाती है। समय उसके पास अपने पास सुरक्षित रखता है। तो अगर गलत इन्फॉर्मेशन के साथ सुरक्षित हो रही है, तो कल को वो गलत सूचनाएं देगी और गुमराह करेगी। तो मुझे लगता है कि एक लेखक को सबसे पहले रिसर्च करना चाहिए। आपके उपन्यासों में, आपकी कहानियों में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत भी हैं और लेकिन रिपीट हो के आती हैं। जैसे कुछ फूलों की लताएं हैं, कुछ फूल हैं, कुछ एक टेरेस होता है या एक बालकनी होती है जिस पे वो फूल झूल रहे होते हैं और शाम को कोई गज़ल या कोई गाना चल रहा होता है। इसमें भी ऐसा ही है। तो एक तो ये आपके उपन्यासों में क्यों बार बार आता है, ये आपको पसंद है? और दूसरा, इस उपन्यास में आपने लगभग 35 गाने, गज़लें यूज़ किए हैं, तो वो भी क्या शोध करके किया था या ये ऐसे ही आए हैं, या आपने उन्हें ढूंढ के किया, या वो ऐसे ही आए? मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी कहानी में, किसी उपन्यास में अगर कोई दूसरी विधा आ रही है, जैसे संगीत आ रहा है, गाने आ रहे हैं, फिल्में आ रही हैं, तो अगर वो आ रही हैं तो उनके आने का कारण होना चाहिए, वो सकारण होना चाहिए। अकारण नहीं होना चाहिए कि आपने रेडियो पर एक गाना बज रहा था और वो कूद पड़ा आपके उपन्यास में, वो नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि हर एक गीत जो है वो परिस्थितियों से जुड़कर आता है, और वो जो नहीं कहा है ना, वो गीत कह देता है, एक्सप्लेन कर देता है मनस्थिति जो। बिल्कुल।
जैसे इसका जो शीर्षक है, तो मैं गुनगुना देता हूँ उसे, वो मेरी बहुत पसंदीदा गज़ल है। हम हैं कुछ अपने लिए, कुछ हैं ज़माने के लिए, हम हैं कुछ अपने लिए, कुछ हैं ज़माने के लिए, हर तबस्सुम है यहाँ गम को छुपाने के लिए, हम हैं कुछ अपने लिए। अब जहाँ भी हैं वहीं तक लिखो रुदाद सफ़र, अब जहाँ भी हैं वहीं तक लिखो रुदाद सफ़र, हम तो निकले थे कहीं और ही जाने के लिए, हम हैं कुछ अपने लिए। तो ये जो इस ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब जहाँ भी हैं वहीं तक लिखो रुदादे सफ़र, हम तो निकले थे कहीं और ही जाने के लिए। हम सब के जीवन की कहानी यही है कि हम कहीं और जाने के लिए निकलते हैं और कहीं और पहुंच जाते हैं। हम जहाँ पहुंच जाते हैं वहाँ हमने जाना नहीं चाहा था, वो हमारी इच्छाओं में शामिल नहीं था, लेकिन वही है कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी व्यथा है। तो वही रुदादे सफ़र, उसी एक ऐसी यात्रा का व्याख्यान है जो यात्रा हमने ऐसी नहीं चाहिए थी। हम कहीं और जाने के लिए निकले थे, कहीं और पहुंच गए हैं, तो अब बैठकर जहां पहुंच गए हैं वही यात्रा वृत्तांत लिखा रहे हैं कि अब जहां हैं वहीं तक लिखो रुदादे सफ़र। तो ये रुदा वही है, जो कुछ है अब यही है जिंदगी। लाइफ की बड़ी पॉजिटिविटी सी, ये पॉजिटिविटी है। ये मतलब इसका मतलब ये है कि जिंदगी तो एक बार मिलती है ना, ये जिंदगी एक ही बार जीने के लिए। अब मैं पुनर्जन्म और इस सब को नहीं मानता, जो है वो अभी जी लेंगे, जो है वो अभी सब कुछ है, इसके बाद क्या होगा कैसे होगा हमें नहीं पता। तो अगर ये आज ही है सब कुछ, जो कुछ है वो आज ही है, तो फिर इसी को जिंदगी माना जाएगा। और ये रुदादे सफ़र उसी की लिखी जाएगी जो हो गया, जो चाहा था उसकी कहानी नहीं कहनी चाहिए, जो हो गया उसकी कहानी कहनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात है ये। और इसी पे मुझे लगता है इसके आगे कुछ कहने सुनने को रह नहीं गया है, तो मुझे लगता है हमें यही ख़त्म करना चाहिए। लेकिन मैं जाते जाते आपसे एक तो पूछना चाहूँगी कि अगला क्या आने वाला है क्योंकि हमें उसकी बड़ी वो रहती है, नेक्स्ट क्या होगा। और जाते जाते कोई एक बात, ज़िंदगी का कोई एक सूत्र अगर आप देना चाहेंगे। देखिए, रुदादे सफ़र तो जो मेरे जो 2 प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको पीछे धकेल कर आगे आकर आ गया है। और ये कुछ बहुत छोटी सी, जब मेरी बेटी मेडिकल कॉलेज में गई, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद जब उसने पहली बार प्रैक्टिकल रूम में बहुत सारी चीज़ें देखी, वहाँ से लौट कर आने के बाद उसने मुझे पहली बात कही। उसने जो बात मुझे कही उससे दिमाग में एक थॉट जन्मा, एक विचार जन्मा, और वो विचार इस उपन्यास के रूप में आ गया। बाकी जो 2 विषय जिन पर मैं काम कर रहा हूँ वो अभी आएंगे। एक पॉलिटिकल ड्रामा है, वो नावल के रूप में आएगा, और एक व्यंग उपन्यास लिखना है जिसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। और जो बाकी पाइपलाइन में जो चीज़ें हैं उसमें एक इतिहास पर किताब लाने की है, उपन्यास एक इतिहास पर लिखूंगा, वो एक स्त्री की कहानी होगी वो भी, तो शायद वो भी आने वाले समय में 2-3 साल में वो आएंगी। कुछ कहानियाँ जो मेरे दिमाग में हैं वो भी शायद अभी आएंगी। और जीवन को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग कहते हैं, मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप पत्रिकाएं निकालते हो, प्रकाशन का भी देखते हो, अपनी किताबें भी ले आते हो, तो कैसे करते हो? तो मैं उसके लिए बस ये कहना चाहूँगा कि हमें जीवन में प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है। समय किसी चीज़ को निर्धारित नहीं करता, प्राथमिकताएं निर्धारित करती हैं। जब आप लेखन को प्राथमिकता पर ले आते हैं तो आप उसे लिख लेंगे। अगर लेखन आपकी प्राथमिकता में नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे, आप कितनी ही कोशिश, क्योंकि आपने जीवन में दूसरी चीज़ों को प्राथमिकता पर रखा हुआ है। वो अच्छी भी हो सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप लेखक हैं तो आपके पास, आपके दिमाग में ये हमेशा होना चाहिए कि लेखन ही आपकी प्राथमिकता में रहे। अगर वो प्राथमिकता में रहेगा तो आप रचते रहेंगे, लिखते रहेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही रचते रहें और लिखते रहें। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ हैं पत्रकार और लेखक आकाश माथुर जी, जो कई सारी किताबों का संपादन भी कर चुके हैं, और इनकी जो लेटेस्ट आया है उपन्यास उमेदा, जो एक इतिहास पे उपन्यास है, और कथा सप्तक एक सीरीज का ये वो कर चुके हैं। और कोरोना काल में जो आपकी बुक आई थी, वो कोरोना काल नाम से एक किताब इनकी आ चुकी है। तो आकाश जी से हम बात करते हैं रुदादे सफ़र पे। आकाश जी, आपने रुदादे सफ़र पढ़ा है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस तरह की का उपन्यास आप इसे समझते हैं? क्या पाया है आपने? ये उपन्यास पहली बार पंकज जी अपने जोन से बाहर आए। हाँ, और दूसरे जोन में आकर भी उन्होंने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है कि वो सेफ जोन में खेलकर ही उपन्यास लिख रहे थे। यहाँ आकर बहुत अच्छा उपन्यास लिखा है, बांधे हुए रखता है अपने पाठक को। और सबसे बड़ी बात है, मैं टुकड़ों में उपन्यास पढ़ता हूँ। कहानी भी अगर पढ़ता हूँ तो एक दिन में 1 या 2 से ज़्यादा कहानी नहीं पढ़ता, लेकिन इस उपन्यास को मैंने लगातार पढ़ा, सिर्फ हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है पिता और पुत्री के रिश्ते पे आधारित है, पर एक पत्नी का और एक बेटी और माँ का भी रिश्ता बहुत अलग तरह से दिखाया है। और आम स्त्रियाँ जो हैं वो इसी तरह सोचती हैं। वो वही कहते हैं, मैंने उनसे एक बार बात की थी किसी दूसरी उपन्यास को लेकर, नहीं किसी और जगह चर्चा की थी, तो उन्होंने बोला था कि स्त्री घर चलाती है, तो उसके दिमाग में हमेशा एक डर रहता है कि कोई बीमार हो गया तो पैसा कहाँ से आएगा, कोई दूसरी विपत्ति आई तो पैसा कहाँ से आएगा, उसको मैनेजमेंट करना है। तो वो जो डर है वो वहाँ जो नायिका है अर्चना, उनकी माँ जो है पुष्पा, उनमें वो दिखाई देता है। और वो भी एक प्रेम का हिस्सा है। तो वो रिश्ता भी एक अलग तरह का है, उसे आखिरी में समझ आता है वो। और ऐसे ही कुछ जो संप्रदाय को लेके मैंने लिखा भी है कि संप्रदाय को लेके एक रिश्ता, रेहाना वाला जो कैरेक्टर है, ये लोग बचाए हुए हैं। हमारे जो रिश्ते हैं कुछ लोगों के, बड़ी एक अजीब बात देखने को आई है कि फलाने संप्रदाय के लोग खराब होते हैं, लेकिन मेरा दोस्त उस संप्रदाय का अच्छा है। तो जब हम सबके दोस्त उस संप्रदाय के अच्छे हैं तो बुरा कौन है? तो ये जो चीजें अलग तरह से दिखाई दी है इस उपन्यास में। और जो दर्शन, पूरा दार्शनिक की तरह उपन्यास लिखा है, किसी गुरु की तरह, दार्शनिक गुरु की तरह, जो रिश्तों पे बोल रहे हैं, समाज पे बोल रहे हैं। तो वो एक अलग तरह की जोन से बाहर आके और जो दर्शन पे लिखा है वो अद्भुत है, और सभी तरह के लोगों के पढ़ने के लिए है। मैंने अपनी समीक्षा में लिखा था कि पिता पुत्री और रिश्तों को समझने वालों को लिखना चाहिए, लेकिन ये हर एक को पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा उपन्यास है। अच्छा आकाश, इसमें गाने बहुत सारे हैं, जैसे कहते हैं ना कि पुरानी फिल्मों में गाने बहुत होते थे, तो इस उपन्यास में भी वो बहुत है। तो आपको क्या लगता है कि उस उपन्यास की उदासी को कहीं ना कहीं उन्होंने ही थामे रखा है? गाने में जो शुरुआत में कुछ गाने थे वो तो सुने हुए थे, लेकिन आबिदा जी के कुछ गाने, कुछ गज़लें, कुछ नज़्म ऐसी आई जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। जैसे वो मैंने सुनी जा के सुनी। और मेरी एक आदत है कि मैं अधिकतर कोशिश करता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा हूँ या लिख रहा हूँ तो लाइट म्यूजिक चलता रहे। कई बार तो समझ में ही नहीं आता, गाना आता है और चला जाता है, लेकिन वो चलता है तो मुझे सुकून मिलता है। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो कुछ गाने चलाए, कुछ गज़लें चलाई थी, लेकिन बीच बीच में मुझे बार बार मेरा कुछ सामान तो हमने कई बार सुना है, लेकिन जब वहाँ जिक्र आया तो मैंने वही गाना लगाया। और कुछ गाने मुझे मिले नहीं, गज़लें जो वहाँ मेंशन है, जैसे जो गज़ल का शेर जिसको लिया है रुदादे सफ़र, वो भी कहीं नहीं मिलता, मुझे पढ़ने में भी नहीं आया। बड़ी मुश्किल से सर्च किया और फिर पढ़ा, तो वो बांधे हुए हैं और वो अद्भुत है, वो प्रयोग भी अद्भुत है। जैसे पिछली बार जो जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था में बातों का जो प्रयोग है, तो अद्भुत प्रयोग है। कोशिश करेंगे कुछ ऐसे नए प्रयोग हम भी करें। यही ऐसी तो हमें सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। शिवनाम प्रकाशन के कार्यकारी निदेशक संपादक हमारे साथ हैं शहरयार अमजद खान जी, उनसे बात करते हैं रुदादे सफ़र पे। आपका स्वागत है सर।
रुदादे सफर, ये जो उपन्यास अभी आया है पंकज सुबीर जी का आपके यहाँ से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले कोई खबर ही नहीं थी और एकदम से आप उपन्यास ले आए। पंकज जी लिखना ही नहीं चाह रहे थे उपन्यास। अच्छा, मैं और हमारे संपादक हैं जो बहुत पीछे लगे जब जाके उन्होंने लिखा। और रुदादे सफ़र इसलिए पढ़ना चाहिए कि आपको रिश्तों की अहमियत समझ में आए। रिश्तों की अहमियत क्या है? माँ बेटे का जो रिलेशन है वो सबको पता होते हैं। बाप बेटी का रिलेशन, जो पिता जो छुपा के रखता है, जो उसको इमोशन छुपा के रखता है, जो किसी को बताना नहीं चाहता, वो उसको अंदर ही अंदर, वो जब बेटी विदा होती है तो उस दिन उसको लगता है कि यार मैं जो इमोशन थे मैं अगर बता देता बेटी को तो बहुत अच्छा होता। वही इमोशंस वो इस उपन्यास में लेकर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों के सामने आए। आप भी एक बेटी के पिता भी हैं, तो उस संदर्भ में कैसे देखते हैं आप इस उपन्यास को? मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब आपने बिना रोए पढ़ा क्या? ये मैं बस ये पूछना चाहती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये उपन्यास ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी खुद की कहानी है। तो जब मेरे को लगा तो मेरे बेटी के मैं उस टाइम पहुंच गया जब मैं उसको विदा करूँगा। मैंने मेरी भाई को ही बोला कि अपन फातिमा को कैसे भेजेंगे। और इस उपन्यास से बेटी का जो एक अलग था देखने का तरीका है, बेटी को समझने का तरीका है, जो अपने पिता के लिए पिता ही उसका हीरो, पिता ही उसका सब कुछ होता है, वो इस उपन्यास की नज़र से आपको देखने को मिलेगा। और मैं चाहता हूँ इस उपन्यास को हर उस आदमी को पढ़ना चाहिए जो किसी की बेटी या किसी के बहू या किसी की माँ को लेकर आता है, ताकि बल्कि मैं ही कहूँगा हर एक कुंवारे लड़के को पढ़ना चाहिए शादी से पहले, ताकि उसको ये पिता का उसको इमोशन समझ में आए, तो वो उस लड़की को उस तरह से रख पाए फिर, ताकि उसको ये लगेगा कि यार अगर कल को मेरे यहाँ बेटी हुई तो उसकी क्या स्थिति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस उपन्यास के लिए शहरयार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है रुदादे सफर।